सारण गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स का एक्सरसाइज खत्म किए थे और उसके बाद जस्ट आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस ये स्टार्ट होता है। अब हम आज के इस क्लास में यह सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को हम आज के इस चैप्टर में देखें। इसमें हम करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ, सपोज करें लेट A इज इक्वल टू 2 7 5 3 4 6। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। सिंपली ट्रांसपोज के लिए हम लोग करते हैं कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहां देख रहे हैं, इसके R1 में 2 7 एंड 5 है। अब यह हमारा ट्रांसपोज का C1 बन जाएगा, तथा R2 में 3 4 6 है जो कि C2 बन जाएगा ट्रांसपोज के लिए। तो अब अगर हम इसमें ट्रांसपोज ऑफ A निकालें, सिंबॉलिकली इसको A डैश कहते हैं, या एक और सिंबल इसके लिए इस्तेमाल होता है, A के पावर में T लिख देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज ऑफ A। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ A का सिंबल। अब फाइंड कैसे करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, हम गिवन मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। जैसे 2 7 5 R1 है, अब ये C1 हो जाएगा 2 7 5। R2 है 3 4 6, ये C2 हो जाएगा 3 4 6। यह हमारा ट्रांसपोज ऑफ A हुआ, इसको हम A डैश करते हैं। क्लियर है? तो हम इस तरह से किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए हमने लिया यहां पर, अगर B इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं एक मैट्रिक्स हमने B लिया 5 9 0। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर भूले नहीं हम। यहां पहले देखेंगे कि रो कितने हैं दिए गए मैट्रिक्स में, और फिर देखेंगे कि कॉलम कितने हैं। तो रो 3 है और कॉलम 1 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/1 का। तो चाहे जिस किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया हो, ट्रांसपोज निकालने के लिए हम सीधे सीधे उनके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। जैसे यहाँ R1 में केवल 5 है, अब ये C1 हो जाएगा। R2 में 9 है, ये हमारा C2 हो जाएगा, तथा R3 में 0 है, ये C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर B डैश अगर हम निकालें तो अब ये रो के फॉर्म में हो जाएगा 5 9 0। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ B कहलाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर की
दिए गए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज आसानी से निकाल लेते हैं। अब आते हैं इस ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके साथ वो कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, अब इसको हम यहाँ पर देखें। सबसे पहले प्रॉपर्टी में फिर हम आते हैं अगर, तो उसमें आ जाएगा पहली प्रॉपर्टी। अगर इसको हम लें तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, a dash the whole dash is equal to a। मतलब the transpose of any matrix is always that matrix। मीन्स मान लीजिए फर्स्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, लेट अगर हमने a कोई मैट्रिक्स ले लिया 3 2 5 1 7 4, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यह कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाता है। अब अगर इस दिए गए मैट्रिक्स A का हम ट्रांसपोज निकालें, मीन्स डैश निकालें, सारे रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दें, तो 3 2 R1 है, ये C1 बन जाएगा। 5 1 ये हो गया 5 1, 7 4 ये हो गया 7 4, ये हमारा A डैश हुआ। अब A डैश द होल डैश अगर हम निकालें तो यह जो ट्रांसपोज हम यहाँ फाइंड किए हुए हैं, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे। मीन्स अब इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दें, ये हो जाएगा 3 5 7 2 1 4 ऐसे। अब अगर हम इसका मिलान करें तो हम देख रहे हैं कि हूबहू यही मैट्रिक्स A है। मीन्स इसको अब हम मैट्रिक्स A कह सकते हैं। इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होती है कि द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑलवेज रिमेन्स सेम, हमेशा वही मैट्रिक्स हो जाता है। अब आते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि k इंटू ए द होल डैश इज इक्वल टू k इंटू ए डैश वेयर k इज एनी कांस्टेंट। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स A में, चाहे वो मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का क्यों ना हो, किसी स्केलर की किसी कांस्टेंट की पहले मल्टीप्लाई कर दें, हम पीछे सीखे हुए हैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है तो इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले k इंटू ए फाइंड कर लें और तब उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें। मीन्स इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, तब जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका वैल्यू सेम होगा। किसका सेम होगा? k इंटू ए डैश का। मतलब अगर उस मैट्रिक्स A का हम पहले ट्रांसपोज निकाल लें और तब उसमें कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें, इन दोनों स्थितियों में वैल्यू हमेशा सेम होगा। आइए इसको चेक करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स A लिया, सपोज करिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अगर हम कहते हैं 2 7 1 4 5 6, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। एंड k भी मान ले, k कोई एक स्केलर सपोज करिए 2 हमने ले लिया, एक कांस्टेंट हमने 2 ले लिया। अब प्रॉपर्टी यह कहती है
कि अगर इस ए में हम 2 की मल्टीप्लाई करके और तब ट्रांसपोज निकालें, मतलब 2 इंटू ए का जो ट्रांसपोज होगा ये सेम होगा 2 इंटू ए डैश के, मीन्स ट्रांसपोज इंटू 2 के। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो ए डैश पहले निकाल के चेक कर लें, इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए। 2 7 1 4 5 6 ये हमारा ए डैश हो गया। अब इस ए डैश में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड हम कर रहे हैं अभी, तो 2 इंटू ए डैश कर दें तो हो जाएगा 2 इंटू 2 7 1 4 5 6। अब इसका वैल्यू हो गया 4 8 14 10 2 एंड 12 के। ये राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड इसका कहता है कि यह इक्वल होगा 2 इंटू ए के होल डैश के। तो नाउ अब अगर हम 2 इंटू ए निकालें तो 2 इंटू ए हमारा हो जाएगा 2 इंटू दिस मैट्रिक्स 2 7 1 4 5 6, मतलब 4 14 2 8 10 एंड 12। अब इसका डैश निकालें, 2a द होल डैश कह रहा है तो 2a द होल डैश हो जाएगा, इस 2a के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें तो 4 14 2 8 10 एंड 12। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया, मीन्स यह प्रॉपर्टी यहां पर वेरीफाइड है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लें तब उसका वैल्यू इक्वल होता है ट्रांसपोज इनटू कांस्टेंट। क्लियर है? अब हम आते हैं इस ट्रांसपोज के थर्ड प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हो ऑफ सेम ऑर्डर इसलिए कहना जरूरी है कि दोनों का सम तभी पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो अगर ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हम लेते हैं, दोनों को ऐड कर दें, मैट्रिक्स एडिशन आप सीखे हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं, तो पहले दोनों का सम निकाल लें फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, मतलब सम के मैट्रिक्स के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें। ये एक पार्ट हो गया। अब फिर हम क्या करें कि ए का ट्रांसपोज अलग निकालें और बी का ट्रांसपोज अलग निकालें। अब इन्हीं दोनों ट्रांसपोज का सम निकालें। आप देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज और दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम हमेशा सेम आएगा। तो ये इस ट्रांसपोज की तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी सेम ऑर्डर के कोई दो मैट्रिक्स हो तो दोनों मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। आसान है, हम उम्मीद करते हैं आप वेरीफाई कर लेंगे इसको। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ भी बिल्कुल इसी तरह से है, फर्क इतना ही है कि ये सम के लिए था थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट के लिए है। इसमें कहता है कि ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें और दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल लें, मतलब जिसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सके ऐसा मैट्रिक्स लें। प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या शर्तें थी आपको पहले बता दिया गया है कि ए और बी का प्रोडक्ट
तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो हम यहां पर ए और बी इसी तरह का मैट्रिक्स लेंगे जो कन्फर्मेबल हो, जिन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आसानी से निकल सके, एग्जिस्ट करता है। ऐसा दो मैट्रिक्स ले लें, दोनों का प्रोडक्ट पहले निकाल लें और फिर उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले, डैश ले। हम देखेंगे कि वो हमेशा इक्वल होगा दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट, और उसमें भी कब? पहले बाद वाले का ट्रांसपोज इनटू बाद में पहले वाले का ट्रांसपोज। मतलब एडिशन में आप अगर a प्लस बी द होल डैश करते हैं तो इसको a डैश प्लस बी डैश लिखें, चाहे b डैश प्लस a डैश लिखें, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव है तो a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो यहां पर हम b डैश इंटू a डैश लिखें या a डैश इंटू b डैश लिखें, यहां फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए अगर a इंटू बी का डैश हमको निकालना हो तो ये हमेशा b डैश इंटू a डैश के इक्वल होगा, न कि a डैश इंटू b डैश। ये ध्यान देने वाली बात है कि b डैश इंटू a डैश और a डैश इंटू b डैश दोनों के वैल्यू में फर्क होता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। कर लीजिएगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की। अब हम आते हैं ट्रांसपोज के बाद एक एग्जाम्पल देख लें, तब उसके बाद हम आगे आते हैं इस पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यह एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए डैश द होल डैश इज इक्वल टू ए। अभी हमने एक एग्जाम्पल दे के आपको वेरीफाई किया था उसको, तो ये आप कर लेंगे। पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए, वही लौट के चला है। सेकंड को हम एक वेरीफाई करते हैं। यहाँ सेकंड में कह रहा है कि a प्लस बी द होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसका अगर देखते हैं तो a प्लस बी निकाल लें। a का मतलब हुआ 3 √3 2 4 2 एंड 0, ये हो गया मैट्रिक्स है। प्लस मैट्रिक्स बी मतलब 2 -1 2 1 2 4। अब अगर इन दोनों का सम हम लेते हैं, मैट्रिक्स एडिशन में आप जानते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 3 + 2 5 √3 -1 2 + 2 4, फिर यहाँ 4 + 1 5 2 और 2 4 0 और 4 4। ये आपका a प्लस बी हुआ। अब अगर a प्लस बी का हम डैश निकालें तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दें। 5 √3 -1 4, ये रो था R1 था तो C1 बन गया। फिर 5 4 एंड 4, ये ऐसे हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका कवर हो गया पूरा। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं RHS पे।
आरएचएस में हम देखते हैं कि ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। ए डैश का मतलब हुआ जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसका ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दें तो 3√32 रो में है तो 3√32 कॉलम में आ जाएगा। 420 रो में है, 420 कॉलम में आ जाएगा। ये हमारा ए डैश हुआ। अब बी डैश निकालें, फिर दोनों को जोड़ें। बी डैश में भी वही करेंगे, मैट्रिक्स बी के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें। 2 - 1 2 रो है, कॉलम हो गया। 1 2 4 रो है, कॉलम हो गया। अब ए डैश प्लस बी डैश, किसी भी दो मैट्रिक्स के सम के एग्जिस्टेंस के लिए यह आवश्यक है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होगा फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो ये भी हमारा 3/2 का है, ये भी 3/2 का है, ठीक, जुड़ जाएगा। जोड़े, ये हो गया 5, फिर 4 + 1 5, √3 - 1 यहां हो गया, फिर 2 और 2 4, 2 और 2 4, 0 और 4 4। अब हम इसको मिला लें a + b द होल डैश। ये जो हमारा वैल्यू निकला था ये लेफ्ट हैंड साइड का था, यहां a + b द होल डैश, और ये जो वैल्यू था वो a डैश प्लस b डैश राइट हैंड साइड का था। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं 5 5 5 5, √3 - 1 4, √3 - 1 4 4 4 एंड 4 4। वेरीफाई हुआ। यही हमको यहां दिखाना था। सेकेंड, थर्ड कह रहा है कि k × b द होल डैश इक्वल टू k × b डैश। हो जाएगा, कर लीजिएगा इसको। अब फिर इसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसी में मैट्रिक्स का अगला पार्ट है सिमेट्रिक एंड एक और एग्जांपल देखते हैं। ए और बी तो मैट्रिक्स दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बाकी से अलग हटके है। हटके इसलिए है कि ऑर्डर इसका आप देखेंगे फर्स्ट वाले का सीधे सीधे ऐसे एक कॉलम दिया हुआ है, कोई नहीं, एक कॉलम दिया हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 रो है और एक कॉलम है, ये 3/1 का है और ये 1/3 का है। अब यहां कह रहा है वेरीफाई दैट ए बी द होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अब a इंटू बी द होल डैश निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। a हमारा हो गया -2 4 5 एंड b हो गया 1 3 -6। निकालिए प्रोडक्ट। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट निकालने के पहले आपको पहले भी एक बात बताई गई है कि हम यह चेक कर लें कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, और उसके लिए कंडीशन यह था कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो पहले का अगर ऑर्डर देखें तो ये 3/1 का है और ये 1/3 का है। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। ये दोनों सेम है, प्रोडक्ट निकालें, इसका प्रोडक्ट हो गया ये रो और ये कॉलम, याद होगा आपको। तो -2 दोनों को ऐड करते हैं तो +1 -1 हो गया। इसी तरह से रो यही रहेगा, कॉलम ये, हाँ रो यही रहेगा, कॉलम ये, तो ये हमारा हो गया -2 × 3, नहीं यहाँ -2 ना होगा, ये हो गया -2, दिस इन दिस, फिर दिस एंड दिस, तो -2 × 3 ये हो गया -6
फिर दिस एंड दिस, रो एक ही, कॉलम तीनों बारी बारी से, तो -2 इंटू -6 12। अब आते हैं सेकेंड रो पे, तो दिस एंड दिस, तो 4 इंटू 1 4, फिर 4 3 जा 12, फिर -24, फिर ये और ये 5 15 -30, ये आपका हो गया a इंटू बी। अब a इंटू बी द होल डैश, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 और -30। अब राइट हैंड साइड निकालें, RHS कह रहा है कि बी डैश इंटू ए डैश, पहले बी डैश फिर ए डैश, निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, दोनों इक्वल आ जाए। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए हम करेंगे, पहले समझ लें ये होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले सिमेट्रिक देन स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम करते हैं, इसको अगर डिफाइन करें तो एनी मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric if A is equal to A dash, मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स A के इक्वल हो जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए हमने दिया A इज इक्वल टू AHG HBF एंड GFC, सपोज करिए कोई भी मैट्रिक्स हमने ली, अगर इसका ट्रांसपोज मीन्स A का डैश एग्जैक्टली A के इक्वल हो जाए, तब हम इसको सिमेट्रिक कह देंगे। अब इसका डैश निकाल के देखें, देन A डैश इज इक्वल टू, डैश मीन्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए, तो AHG R1 है, AHG HBF ये C2 हो जाएगा, HBF GFC ये C3 हो जाएगा, GFC। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें A और A डैश को, तो ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, मतलब इक्वल है। तो यहां हम इसको कह सकते हैं या A इज इक्वल टू A डैश, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक। चूंकि मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, इसीलिए यह सिमेट्रिक है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। अब इसमें एक बात और, एक विशेष बात और ये है कि मान लीजिए सिमेट्रिक के लिए तो हमने कर दिया AHG HBF GFC, हमने लिख के एक एग्जाम्पल बता दिया। अगर आपसे कहा जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एक आप काउंटर एग्जाम्पल दें, तो आप कैसे किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, इसका एक ट्रिक बता देते हैं। क्योंकि थोड़ी सी कठिनाई होगी, अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने से किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दें। तो इसमें हम कर लेंगे
एक चीज याद रखेंगे सिमेट्रिक के लिए कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनावे, मान लीजिए आपको बी नाम दे दिया, जिसमें ये दोनों सेम हो जाए, मतलब रो R1 और C1 ये सेम रहे, ये दोनों सेम कर दीजिए और ये दोनों सेम कर दीजिए, एग्जैक्टली आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। जैसे एग्जांपल से आपको हम बताते हैं, मान लीजिए हमने 5 7 8 लिया, तो इधर भी हम 5 7 8 कर लें, ये और ये हमारा सेम हो जाए। उसके बाद अब इन दोनों को सेम कर लें, मान लीजिए हमने 3 और 3 कर दिया, इसको -1 और -1 कर दिया, बन गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक चीज केवल ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों सेम न रहें तो भी आपका मैट्रिक्स बन जाए। तो यहां ये दोनों सेम रहें या न रहें, दोनों ही स्थितियों में आप हो सकते हैं, इन दोनों का सेम रहना आवश्यक। तो अब हम इसको देखें, सिमेट्रिक है, 5 7 8 R1 है, 5 7 8 C1 है, 7 3 -1 R2 है, 7 3 -1 C2 है, फिर 8 -1 3 R3 है, 8 -1 3 C3। तो इस केस में सारे रो और सारे कॉलम सेम आ रहे हैं, मतलब यह दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उम्मीद है आपको यह टेक्निक याद रहेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए ये हम सेम कर लेते हैं, इन दोनों को सेम कर लेते हैं, इन दोनों को सेम कर लेते हैं, इन दोनों को सेम ना करें तो भी ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कर ही दें। हमको केवल एक बता देना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ये है। तो इस तरह से हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है और बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में हम करते हैं, जैसे आपको सिमेट्रिक के लिए यह कहा गया कि वह मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, उसको हम सिमेट्रिक कह दिए। स्क्यू सिमेट्रिक में हम कहते हैं कि वह मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको डिफाइन करें, एनी मैट्रिक्स ए इज said to be an skew symmetric matrix if A is equal to -A dash। बस हमको ध्यान यहीं पर देना है, सिमेट्रिक में होता था A इज इक्वल टू A डैश, यहां हुआ A इज इक्वल टू -A डैश, मतलब किसी दिए गए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो जाए तब इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लीजिए कहा गया B इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 7 -2 -7 और 0। सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है, हम दिखावें क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालें, उसके बाद उसका निगेटिव लें, वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। यह निकालिए ट्रांसपोज, B डैश इज इक्वल टू
032 032 -307 -307 -2 -70 ये हो गया। अब माइनस बी डैश के बराबर होना चाहिए तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो माइनस बी डैश का मतलब -1 इंटू बी डैश, मतलब इसके सारे एलिमेंट में -1 की मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 3 2 -3 0 7 -2 -7 एंड 0। देखिए तो बी के इक्वल हो गया, एग्जैक्टली सेम, मतलब इसको हम बी कह सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस बी डैश अगर बी के इक्वल हो गया, इसका मतलब हुआ कि गिवन मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक में आपको बताया गया बनाने के लिए, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक में अगर कह दिया जाए कि कोई एक काउंटर एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल से दिखाइए कि कोई हमने एक मैट्रिक्स बनाया जो स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए हम कर लेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में हमको एक चीज ध्यान रखना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, विशेष रूप से ध्यान रहे। स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0। पहले डायगोनल को 0 कर दीजिए, अब उसके बाद अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल किसी एक में वैल्यू भर दीजिए और एक साइड में उसका निगेटिव ले लीजिए। जैसे -1 2 और 5 हमने ले लिया। अब लोअर ट्रायंगल में लोअर पार्ट में हम इसका निगेटिव ले लें तो 1, फिर यहाँ 1 हो जाए, 0 -1 है तो 1 हो गया, और यहाँ हो गया आपका -2 और यहाँ -5। यह जो मैट्रिक्स आपका होगा डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक को फॉर्म करने का तरीका ये है कि आप डायगोनल एलिमेंट 0 कर दीजिए, एक साइड में, किसी एक साइड में, अपर ट्रायंगुलर पार्ट में या लोअर ट्रायंगुलर पार्ट में कोई एलिमेंट डाल दीजिए, ऑपोजिट साइड में उन्हीं सारे एलिमेंट को ऑपोजिट साइन के साथ ले लीजिए। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ये बड़ा ही वाइटल चीज है, दोनों को फॉर्म करना, सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक को, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रहे। अब ये हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक खत्म हुआ। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं, और दोनों ही प्रॉपर्टीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब उन दोनों प्रॉपर्टीज को और इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इन तीनों का कुछ एग्जाम्पल लेके, खास करके ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी का कुछ एग्जाम्पल लेके, और आप वेरीफाई करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।